सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए हिंदी की कक्षा 10 की किताब का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये क्षितिज का पाठ है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है। यह पाठ एक संस्मरण है जिसे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के जीवन पर आधार बनाकर लिखा है। फादर बुल्के का जन्म यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। फादर बुल्के स्वयं को भारतीय मानते थे और उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। किसको बनाया था? अपनी कर्म भूमि उन्होंने भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक रूप से नहीं। इसका अर्थ यह है कि वे संकल्प से सन्यासी थे, मन से उनका आचरण सन्यासी की तरह ना था। लोगों के प्रति उनके मन में प्रेम व लगाव था, जैसा प्राय सन्यासियों में नहीं होता। फादर बुल्के का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। रंग गोरा, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी और नीली आंखें, सफ़ेद लंबा चोगा। फादर बुल्के वात्सल्य प्रेम की मूर्ति थे। वह सभी पर अपनी करुणा और वात्सल्य खुले दिल से लुटाते थे। फादर बुल्के का व्यक्तित्व एक छायादार वृक्ष के समान था, जो सभी को आश्रय प्रदान करता था। इसलिए लेखक ने फादर के व्यवहार की तुलना देवदार के वृक्ष से की है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लंबा, चौड़ा और सघन होने के साथ सभी को शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर भी अपने परिचितों के निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछते रहते थे। उनके छोटे बड़े उत्सवों में सम्मिलित होकर उनको आशीर्वाद से भर देते थे। दुख की घड़ी में उनके शब्द जादू भरे होते थे। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे करुणा भाव से भरे थे। फादर ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी थी। कब छोड़ी थी उन्होंने पढ़ाई? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। संन्यास ग्रहण करके भारत आ गए थे। भारत में पहले जेसुइट संघ में रहकर 2 साल तक पादरियों के बीच धर्म आचार की पढ़ाई की। फिर उसके बाद क्या किया? परिमल के एक साहित्यिक संस्था थी। परिमल क्या थी? एक साहित्यिक संस्था थी। उसमें पूरे भारत की साहित्यिक सभाएं होती थी, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास तथा नाटक पर खुली बहस होती थी। इसके बाद वे 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से बीए किया। बीए उन्होंने कहाँ से किया था? कोलकाता से किया था। और फिर इलाहाबाद में एमए किया। हिंदी के लिए फादर के मन में बहुत उच्च भाव था। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न कार्य किए। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध पूरा किया, जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर ने अनेक अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे ब्लू वर्ड का अनुवाद, नील पंछी नाम से तथा बाइबल का अनुवाद। ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद करने हैं। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह अपना चुके थे। इसी के अनुरूप वासुदेव कुटुंबकम की भावना से ओत-पोत थे। ऊपर लिखित इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा जाता है।
फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद अर्थात गैंग्रीन रोग से हुई। लेखक को इस बात का बहुत दुख था क्योंकि फादर का जीवन तो मिठास से भरा था। वे तो दुनिया को अमृत बांटते रहते थे। लेखक के प्रति फादर का व्यवहार अत्यंत आत्मीय था। वे उनसे हमेशा गले लगाकर मिलते थे। फादर पास्कल ने फादर बुल्के का अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया और उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में से जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों, ये कहा था उन्होंने। फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके जाने पर अनेक लोगों की आंखों में आंसू थे। उन लोगों की गिनती करना उचित नहीं, क्योंकि इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। फादर की याद में नम आंखों की गिनती करना प्रदर्शन करना जैसा हो जाएगा। फादर बुल्के को याद करना एक ऐसा काम है मानो किसी उदास शांत संगीत को सुनना हो। उनकी स्मृति दुख और शांति का अद्भुत संगम जैसी है। अब इस पाठ से जो हमने महत्वपूर्ण तथ्य जो इस पाठ के पढ़े हैं, उससे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इनको स्टार्ट कर लेते हैं। ये बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ ये किसके द्वारा लिखा हुआ है। इसके लेखक हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और सघन होता है तथा सभी को शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को हंसते रहते थे। उनके ऊपर अपना वरदहस्त रखते थे। उनका अपना व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष के समान लंबा चौड़ा था। वे सभी के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। फादर की उपस्थिति ही देवदार की छाया के समान सघन और शीतल थी। वे मानवीय करुणा से ओत-पोत व्यक्ति थे। वे परिवार के सभी सदस्यों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। उनके छोटे बड़े उत्सवों में सम्मिलित होकर उन्हें आशीष देते थे। यही कारण था कि हर मौके पर फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के साथ अटूट रूप से जुड़े रहे। यद्यपि वे बेल्जियम से भारत में पादरी बनकर आए थे, उन्होंने यहीं कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पर PhD की उपाधि प्राप्त की। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। उन्हें हिंदी और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न 3 का उत्तर देख लेते हैं। फादर बुल्के ने अपनी समस्त शिक्षा दीक्षा हिंदी में की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। फादर ने अनेक अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे ब्लू वर्ल्ड का
अनुवाद नीलपंछी नाम से तथा बाइबल का अनुवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, जो उन्होंने इंग्लिश की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उनके लिए चिंता करते थे। वे इसके पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर वे दुखी होते थे। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की छवि एक भारतीय संत की सी उभरती है। उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत था। वे परोपकारी थे। फादर बुल्के का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, सफ़ेद लंबा चोगा, फादर बुल्के वात्सल्य की मूर्ति थे। वे सभी पर करुणा और वात्सल्य खुले हृदय से लुटाते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा जाता था। फादर बुल्के के मन में राम कथा और हिंदी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने राम कथा पर ही शोध किया था। फादर बुल्के रिश्ते निभाना जानते थे। अनेक वर्षों के अंतराल के बाद मिलने पर भी बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे। ऐसा था उनका व्यवहार। वे दूसरों की विपत्ति की घड़ी में शामिल होकर सांत्वना देते थे। फादर बुल्के एक सच्चे सन्यासी थे। उनकी यही छवि उभरती है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा की भावना भरी हुई थी। वे सभी पर अपनी ममता लुटाते थे। उनके व्यक्तित्व में करुणा की दिव्य चमक झलकती थी। दुखियों को सांत्वना देते थे, उन्हें दुख से उबारते थे। उनके शब्द मर्म को छूते थे। करुणा भाव उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अथवा फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे परंतु मन से नहीं, यह किस प्रकार कहा जा सकता है? इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर आपको यही देना है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। उत्तर देख लेते हैं। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। वे परंपरागत ईसाई पादरियों के सर्वथा अलग थे। उनका जीवन नीरस नहीं था। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे परंतु मन से नहीं, क्योंकि फादर बुल्के व्यवहार और कर्म से सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे सभी के परिवारों में आते जाते थे, उत्सव समारोह में भाग लेते थे और पुरोहितों के समान आशीष देते थे। वे लोगों के दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना देते थे, सहानुभूति प्रकट करते थे। वे देवदार के वृक्ष के समान खड़े रहते थे। उन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करके जीविकोपार्जन किया। इस प्रकार फादर बुल्के एक सन्यासी तो थे पर उनकी छवि सन्यासी की परंपरागत छवि से पृथक थी, यानी अलग थी। अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि फादर बुल्के की मृत्यु पर नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है? इसका उत्तर है, फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना संभव नहीं था। उनके बारे में लिखना स्याही को व्यर्थ फैलाना है। लेखक को यह विश्वास नहीं था कि इस विदेशी सन्यासी की मृत्यु पर भारत में इतने लोग रोएंगे। उनकी मृत्यु पर भारत के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ गए थे।
अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक को फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। जिस प्रकार एक शांत संगीत को सुनने से हमारे मन को सुकून और शांति प्राप्त होती है, हमारी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार फादर को याद करते समय लेखक के मन को शांति व सुकून मिलता था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से बुल्के ने भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। किससे प्रभावित है वो? सभ्यता और संस्कृति से। उनके मन में बचपन से ही अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी, तभी तो उनकी माँ ने कहा था कि लड़का तो हाथ से गया। फादर बुल्के भारत के लोगों की सादगी, सभ्य व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि से प्रभावित रहे होंगे। ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण उनके मन में भारत के प्रति श्रद्धा की भावना रही होगी। उनके मन में भगवान राम के प्रति श्री श्रद्धा भाव रहा होगा, तभी उन्होंने रामकथा को अपने शोध का विषय बनाया। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर है बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम की भावना प्रकट होती है। यद्यपि वे अपने देश में बहुत कुछ समय तक ही रहे, पर उनके मन में अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा भाव था। मुझे भी अपनी जन्मभूमि बहुत प्रिय लगती है। मैं अपनी जन्मभूमि को माँ के समान मानता हूँ। ऐसे विचार थे फादर बुल्के के अपनी मातृभूमि के प्रति, लेकिन फिर भी उनका भारत के प्रति, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। परिमल के बारे में आप क्या जानते हैं? इस संदर्भ में लेखक को फादर बुल्के क्यों याद आते हैं? इसका उत्तर है परिमल इलाहाबाद में एक प्रमुख साहित्यिक संस्था थी। क्या थी परिमल? इलाहाबाद में एक प्रमुख साहित्यिक संस्था थी। इसमें अनेक प्रमुख साहित्यकार भाग लेते थे। फादर कामिल बुल्के भी इसके अभिन्न सदस्य थे। उनमें होने वाली गोष्ठियों में वे बड़ी रुचि से भाग लेते थे, वहाँ अपने विचार व्यक्त करते थे। उनमें फादर हिंदी प्रेम झलकता था। लेखक को फादर का वह हिंदी प्रेम अभी तक है। लेखक को फादर का वह हिंदी प्रेम अभी तक है। इसी संदर्भ में लेखक फादर को याद करता है। ये चैप्टर्स, इस पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे बच्चों, मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा है कि आप सबको ये अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे अच्छे से। चलिए, इनको सब बड़े अच्छे से देखना, सुनना और इनको याद करना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।